स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात एक ऐसी खबर की जिस पर विवाद बढ़ सकता है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। बिल 1-2 दिन में पेश किए जाने की तैयारी है। अभी वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार हैं, वो किसी भी उसके अधिकार को कम करने की तैयारी इस बिल के जरिए की जा रही है। अभी वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा कर सकता है, लेकिन नए बिल में वक्फ बोर्ड के दावों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में करीब 40 संशोधन की तैयारी है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मौलाना खालिद रशीदी ने कहा कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी राय ले। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहती है। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है, इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ये कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है, जो मीडिया में जो लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए, और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर ये निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है। देखिए, 40 संशोधन है जो करने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और कभी भी इसे रखा जा सकता है सदन के अंदर। अब जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जाएंगे। हिंदुत्व का एजेंडा ये सरकार लाना चाहती है, सारे नैरेटिव फिट करने की कोशिश की जाएगी और उसी दिशा में असदुद्दीन ओवैसी साहब बयान देते हुए नजर भी आ रहे हैं। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान में जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड है। सबसे ज़्यादा ज़मीन है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पास हो। और वक्फ बोर्ड में ज़मीन का झगड़ा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है,
मुसलमानों के बीच का झगड़ा है। और जो अभी उत्तर प्रदेश के हमारे नेता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बात काफ़ी हद तक ठीक है कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु कह लीजिए, नेता कह लीजिए, उन लोगों ने वक्फ बोर्ड, मतलब जिसको मौका मिला उसने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ मुस्लिम समाज के अंदर बड़ा कर उसमें वो चल रहा है झगड़ा। एक तो ये बड़ी बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल लाना। और ओवैसी साहब ने जो मैसेज दिया ना, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का मैसेज है कि इसको वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करना और ये सारा मसला नहीं है, ये मसला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो क्या आप इस्लाम खतरे में है, क्या आप इस्लाम पर हमला करना चाहते हैं, उस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज करेगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड तो खैर ऐसा बड़ा मसला है प्रॉपर्टी का, आपने देखा होगा कि जो 3 तलाक का मसला आया था उस वक्त भी यही सारा माहौल बनाया गया था। लेकिन वक्फ बोर्ड का झगड़ा, इसको भी फिर से मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का झगड़ा हिंदू और मुसलमान समुदाय का या धर्मों का झगड़ा नहीं है। वो मुसलमानों के बीच, मुसलमानों की ज़मीन को, एक तो मतलब वक्फ बोर्ड ने कैसे ज़मीन ली वो तो अलग मुद्दा होगा, वो सरकारी ज़मीन है या किस तरह की वो है, लेकिन उस ज़मीनों पर ज़्यादातर विवाद ये चल रहा है कि बहुत सारे ज़मीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, और देखिए इसी पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है और इसी को असदुद्दीन ओवैसी भुनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर्षवर्धन जी ये तो बताना होगा ना कि सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में बात कर लेना, या ये पता लगा लेना कि ये जमीन कैसे आई, या इसकी निगरानी करवा देना, जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में काम होना, इसमें हिंदुत्व का एजेंडा लागू हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से इस देश में ऐसे नियम कानून हैं, ऐसे अवैध तो मैं नहीं कहूँगा चूँकि एक्ट के तहत बने हैं सब, लेकिन ऐसे अलग अलग संस्थान काम कर रहे हैं जो रिलीजियस बेसिस पर एक तरह से भेदभाव करते हैं। क्या वक्फ बोर्ड जैसा कोई बोर्ड इस देश के हिंदुओं के लिए, चलिए हिंदुओं को आप न मानिए, क्या ईसाइयों के लिए, क्या किसी और मत पंथ संप्रदाय रिलीजन को मानने वालों के लिए है? तो इसका जवाब नहीं है। तो समझ में ये नहीं आता कि सारे स्पेशल राइट्स जैसे मुसलमानों को क्यों हैं। फिर उन स्पेशल राइट्स के आधार पर जो संस्था है, वो चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो ये वक्फ बोर्ड है, अभी तो 1995 वाला चल रहा है, यहां कोई भी प्रॉपर्टी उनको मुस्लिम प्रॉपर्टी लग गई तो उस पर कब्जा वो करेंगे, साबित उसको करना है। कई बार लोग कहते हैं ना कि ईडी वाले में बड़ा गड़बड़ है, वो जो जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको साबित करना है। ये वक्फ बोर्ड के मामले में तो बहुत पहले से चल रहा है कि प्रॉपर्टी अगर उन्होंने कह दिया कि हमारी है तो साबित दूसरे को करना है। मुझे लगता है एक समय के बाद किसी भी तरह का कानून, नियम और इस तरह की संस्थाओं को उसका समीक्षा होनी चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए। मुझे अभी भी ये संदेह हो रहा है, जो बात ओवैसी जी ने कही कि मीडिया में इतना कुछ आ गया है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार मीडिया में इतना कुछ आने के बाद कोई काम करती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो प्लान कर रही होगी तो क्या सारे के सारे 40 संशोधन, ये बदलाव होंगे, इस तरह के बदलाव होंगे, सब अखबारों में छप गया है? तो दोनों ही चीज हो सकती है, या हो सकता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आ रही हो, ये जो चीजें हैं ये सबके अनुमान हो, लेकिन निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड में बहुत जरूरी है वो संशोधन हो, बहुत जरूरी है कि जो प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया उसका सही इस्तेमाल हो। और मुस्लिमों के लिए होगा ये कहने के बावजूद, अगर इतना बड़ा जमींदार ट्रस्ट है, बोर्ड है, वो मुसलमानों को कुछ भी ऊपर नहीं ले आ पाया जीवन स्तर के तौर पर मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को दूर करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में सरकार की होती है। सरकार सदन का सत्र चल रहा है, उसके दौरान ये कर सकती है। मेरे ख्याल से ओवैसी साहब का कहना पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को लेकर, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ये है कि यदि आपको ड्राफ्ट बिल है तो वो पहले ड्राफ्ट बिल मेंबर्स को बांटा जाए, और वो अभी मेंबर्स को सर्कुलेट नहीं हुआ है और मीडिया में आ गया है। इतना उनका मेरे ख्याल से कहना। क्या वो सचमुच ड्राफ्ट बिल मिला है या किसी को लगा कि वक्फ आ जाएगा, एक ने रिपोर्ट कर दिया और फिर सबने सब करना शुरू कर दिया? मीडिया में ये भी तो होता है ना, एक पत्रकार आता है, दूसरा जल्दी से कर देता है। उनकी मंशा मुझे लगता है कि वो यही कर रहे हैं। 5 अगस्त को, वो तो 5 अगस्त की तारीख है, वो बड़ा पार्लियामेंट में जो बिजनेस है उसकी लिस्ट तो होती है ना कि पार्लियामेंट में क्या होना है। तो अगर 5 अगस्त को है कि वो आना है, और 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गया 5 अगस्त आज का। वो आप समझ सकते हैं कि ये 100 दिन वाला मोदी जी का जो 100 दिन में करेंगे उसके दायरे में भी आता है, उसके दायरे में आ रहा है। तो 5 अगस्त आप समझिए अयोध्या से लेके धारा 370 सब आता है, तो उसका अगला कदम है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वो जो अधिनियम आ रहा है, वो पूर्व की सरकारों ने केवल मुस्लिम बोर्ड के नाम पर
जो हम इस्लाम को विशेष महत्व देते हैं, वक्फ बोर्ड बनाकर उसके कानून को बना के कानून में संशोधन करके जो मुसलमानों के बीच अपने समर्थन के लिए एक शक्तिशाली एलीट और पावरफुल संपत्ति का मालिक वाला वर्ग पैदा कर दिया था, और जो लोकतंत्र के भी विरुद्ध था, देश के सेकुलर सिद्धांत के भी विरुद्ध था, उसको ठीक करने की कोशिश के क्या एक कदम है, एक प्रकार से कहते हैं रेक्टिफाई हो रहा है। अब जैसे हमको याद है 2022 में तमिलनाडु का कौन सा गांव था, बक मैंने कहा ये तो पूरा गांव है मेरा है, पूरा हिंदुओं का गांव था। सूरत का कहा है कि सूरत का जो नगर निगम का भवन है वो हमारे मक पर है, तो इस प्रकार से वो एक्ट कर रही है। 1954 में एक्ट बना था, लेकिन असल में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद नरसिंहा राव ने जो दबाव में कई काम किए, उसमें एक यह भी था कि 1995 में इसको इतने अधिकार दे दिया कि जो 1954 में जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें नहीं था। 2013 में यूपीए सरकार ने अपने जाने के पहले अगले चुनाव की दृष्टि से इसको और पावरफुल बना दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि 123 जो दिल्ली की प्राइम लैंड थी, जिसको कि वक्फ बोर्ड को जो है सरकार ने अपने ही काल में कब्जा दिया था, यूपीए सरकार जब जाने वाली थी उसके ठीक 5 दिन पहले जो है वक्फ बोर्ड ने मांग की और प्राइम प्रॉपर्टी दी गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पहले इसकी जांच हो, इसकी सर्वे हो और फिर इस पर आवश्यक हो तो वापस किया जाए। केंद्र सरकार ने किया था। तो इस जो संशोधन का मेरे सामने जो आ रहा है कि अब इनके दावे तो ये कर सकते हैं, लेकिन दावों का पहले सत्यापन होगा, सत्यापन के आधार पर कार्रवाई होगा। दूसरा है कि जो बोर्ड है उसकी संरचना में परिवर्तन की बात है कि उसमें महिलाओं को भी लाया जाए, ये नहीं कि केवल वही रहेंगे। एक तो ऐसे कई इसमें संशोधन है, तो जाहिर है कि ये एक पक्षीय मुसलमान के अंदर फंडामेंटलिज्म बढ़ाने वाला, कुछ लोगों के वर्चस्व कायम करने वाला, जिन्होंने कि कब्रगाह पर कब्जा किया हुआ है, कहीं कहीं पूरी मस्जिद किसी के कब्जे में है, कहीं दरगाह कब्जे में है, कहीं वो वक्फ के नाम पर कॉलेज जो चल रहा है वो है, कहीं मदरसे कब्जे में है पूरे देश में। उन सब की एक मुक्ति का अभियान है। सच्चाई यही है कि ये मुस्लिम समाज में जो वंचित रह गए हैं, जो विशेषाधिकार से परे हैं, उनके मुक्ति के लिए आने वाला संशोधन है। लेकिन ये कोई बताएगा नहीं ना। थोड़ा सा और कि उत्तर प्रदेश में नजूल को लेकर लैंड माफियाओं को योगी जी राइट टाइम किए जा रहे हैं, और अब ये तो वक्फ तो पूरे देश में आएगा। तो ये दोनों एक तरह से कहें जो भारतीय जनता पार्टी के एक्शंस हैं, ये जिसको बार बार कहा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगले 100 दिन में आप देखिएगा अगर ये भी कानून आता है तो ये उसी के एक कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि बीजेपी अपने एजेंडे में, एक्शन में जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाली है। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए। समीर जी, देखिए, देश के अंदर अगर लगभग 30,000 वक्फ बोर्ड है, और अभी ओवैसी का जो बयान आ रहा था कि ओवैसी को इससे तकलीफ हो रही है, ओवैसी भी तो ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो अपना हैदराबाद में फार्म हाउस बनाया है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनाया है, और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके ऊपर केस दर्ज करके रखा हुआ है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, और एक कहा जाता है 4 लाख एकड़, हाँ, तो 9.4 लाख एकड़ कहा जाता है कि जमीनों में से कई जमीनों पे तो इन लोगों ने मॉल बना लिए, अपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए, और जो वक्फ को प्रभावित करने वाले लोग कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं या प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड कंट्रोल करते हैं, उन्होंने उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि वो समाज के विकास के लिए थे कि भाई कोई अल्लाह के नाम पर अगर जमीन है पैसा दे रहा है, कोई आपको इस्लाम के नाम पर जमीन और पैसा दे रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि उस पैसे को और उस जमीन को अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें। हुआ क्या, अब कई ऐसी प्रॉपर्टी तो किसी मुस्लिम रजवाड़े की रह गई, किसी नवाब की मर गए और उनकी प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना दावा कर दिया और उसको कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया। जहां अस्पताल बनना था एक छोटा सा अस्पताल बना दिया और बाकी बड़े हिस्से पे अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। ये जमीन जो वक्फ बोर्ड के भूमाफिया बनकर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड की जमीन पे, वो जमीन छुड़वाना जरूरी है, और पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन है, कितनी जमीन पे उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। यह जब बिल आएगा तो मुझे लग रहा है पूरा साफ हो जाएगा, और बहुत जरूरी है इनके कब्जे से जमीन को मुक्ति करवाना। लेकिन ये जरूरी है, क्या होगा वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये रास्ता जो है ना बहुत पथरीला है। अभी ओवैसी साहब को तो छोड़िए, अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से भी पूछिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पर।
देखिए, ऐसे ही फैसले और इस पर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश तो जरूर होगी। अभी तो ओवैसी साहब बोले हैं, बागी राजनेता क्या बोलते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर एक्शन होने वाला है। प्रशासन ने 94 अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार की है जो अवैध हैं। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को जल्द बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और अवैध मदरसों पर ताला लगेगा। वहीं मदरसा संचालक का कहना है कि हमें मजहबी तालीम से रोकना असंवैधानिक है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 30 के तहत में हर शख्स को मजहबी एतबार से अपनी तालीम देने का उनको इख्तियार है और हमें संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। किसी भी तरीके से मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारी मजहबी तालीम को हमसे रोका जाए, क्योंकि हमें संविधान हमें इजाज़त दी है। तो संविधान ने मजहबी तालीम की इजाजत तो दी है विजय जी, लेकिन इस बात की इजाजत तो नहीं दी ना कि आप अवैध तरीके से मदरसा चलाएं। उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी। वो लड़ाई लंबे समय से चल रही है। फिर वही फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मसला आता है कि सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। और मदरसों में अवैध मदरसे क्या है? अवैध मदरसे का मतलब है कि रजिस्टर्ड वहाँ पर वो नहीं हो रहे हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो है। तो रजिस्टर्ड तो होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ दुनिया भर में मदरसों को रजिस्टर्ड किया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं, दूसरे जो जनरल स्कूल हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं ताकि सरकार की नज़र उन पर रहे और उनका जो सिस्टम है, कामकाज है, वो तरीका ठीक से चले। और उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मजहबी के अलावा जो हमारी ज़रूरी पढ़ाई है उसका भी मौका मिले, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन ये राजनीति तो रोज ही चलती है मदरसों को लेकर। असम से लेकर अलीगढ़ तक हर दिन राजनीति हो रही है। उसमें से कितना रास्ता निकाल पाते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, कितना जो लोग उसके साथ खड़े हैं वो लगाते हैं वो है। लेकिन मुझे लगता है कि मदरसों को बेहतर तरीके से चलाने, तालीम देने के लिए और जो ज़रूरी शिक्षा है, एजुकेशन है, उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए ना मदरसे। आधुनिक शिक्षा देना चाहिए, आधुनिक शिक्षा देना चाहिए। तो वो मॉडर्न एजुकेशन पर काम करे और मॉडर्न एजुकेशन मजहबी तालीम के खिलाफ नहीं होती, ये भी समझना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हर छोटी से छोटी घटना, हर्षवर्धन जी, उसे मुस्लिम बैकग्राउंड से जोड़ने की कोशिश की जाती है। योगी सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि धर्म देखकर कार्रवाई होती है। यहाँ तो 94 इलीगल मदरसे हैं जिन्हें आप खत्म करने जा रहे हैं, आप बंद करने जा रहे हैं। तो ये नैरेटिव फिर से बिल्ड किया जाएगा? नहीं, वो बिल्ड किया जाएगा, लेकिन एक तो है कि मौलाना ने बता दिया है देश का अगला सुधार क्या है। वो अनुच्छेद 30 ही है, उस पर बहुत चर्चा हो रही है और कई बार इसको बाकायदा, जब आपको ध्यान में होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तो उन्होंने इसको डाला था कि रहन सहन, खान पान, पहनावा, शिक्षा, वो सब उसमें शामिल किया था। और इसकी बार बार चर्चा होती है कि इस तरह से अलग से मजहबी शिक्षा को एक इस तरह से क्यों देना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है तो आप उसका एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा में मजहब सबसे ऊपर हो, वो उसका बड़ा हिस्सा हो, क्या वो किसी तरह से ठीक है? और फिर आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मैथ, साइंस, दूसरी चीज़ें वो ऐसे ही पढ़ा दो। तो मुझे लगता है जो एजुकेशनल रिफॉर्म है उसमें आप मजहबी तालीम को जब घुसा देते हैं तो वो मुश्किल करती है। और जब इस तरह की चर्चा होती है तो मुसलमानों के बीच में भी तो देखने का होगा ना कि भाई वो भी तो इसी देश के नागरिक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया का हिस्सा तो वो भी है। तो हम भारत के लोग वो पिछड़े क्यों जा रहे हैं भाई? या जो मुसलमान मदरसे से नहीं दूसरी जगह से पढ़ रहा है वो तो बड़ा अच्छा होगा, जो मदरसे से पढ़ के निकलेगा उसका आपने तय किया है कि उसकी सीमा यही होगी। तो आपने जो सीलिंग सबकी तय कर दी है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और ये अच्छा होगा उन बच्चों के लिए अगर वो अवैध मदरसे में अभी सिर्फ मजहबी तालीम कर रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी अपने पंथ, मजहब, रिलीजन, उपासना पद्धति, आस्था, उसके बारे में खूब पढ़िए आप, लेकिन वही मूल हो जाए तो फिर मुश्किल है। मैं जैसे उदाहरण के लिए आप उर्दू पढ़िए, फारसी पढ़िए, अरबी पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, लेकिन आपका पूरा उसी में चला जाए तो फिर ये गड़बड़ है। और इस पर तो कहीं न कहीं जाके सरकारों को सोचना ही पड़ेगा कि अब इसका वक्त कहां तक, कितने दिनों के लिए।